घराली की घटना जब आई तो जो साइंटिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट, उनमें मतभेद हो रहे थे, लेकिन अब क्लियर हो गया है कि इसके पीछे असली वजह क्या थी। दरअसल राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, जैसे मेरे को पहले दिन ये सूचना मिली थी, तो मेरा जो चूँकि मेरा फील्ड एक स्पेस टेक्नोलॉजी का भी है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि हमारे पास जितना भी सैटेलाइट डेटा होता है उसको देखने की कोशिश करता हूँ। एंड मुझे लगता है कि मुझे तो कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन नहीं था शुरू के दिन से। और मेरा जो पहला स्टेटमेंट था दैनिक जागरण में और इसमें, वो यही था कि वहाँ पे जो भी प्रेसिपिटेशन हुआ है, हैवी प्रेसिपिटेशन, उसके कारण ये सेडिमेंट जितना भी वहाँ पे हायर एल्टीट्यूड में डिपॉजिटेड था, वो सेडिमेंट अपने पानी के वेग से और जो सॉइल के अंदर, उस मिट्टी के अंदर जो पोर वाटर प्रेशर डेवलप हुआ, उसकी वजह से सडनली नीचे को आया। अब बात आती है कि भाई कई लोगों ने कन्फ्यूजन किया कि साहब इसमें लेक थी, ये ग्लेशियर फटा। तो मुझे तो कहीं कोई एविडेंस इस चीज़ के ना पहले से रिकॉर्ड नज़र आए और ना बाद में कोई ऐसा एविडेंस हो। और फाइनली जब वहाँ पे हमारे SDRF के जवान उस जगह पे पहुँचे और उन्होंने वो पहली पिक्चर मुझे भेजी, तो मुझे क्लियर हो गया कि भाई ये मोरेन जो कि एक्सेलरेटेड बाय रेन वाटर है, वही नीचे आया है। उसमें भी बहुत ज़्यादा ग्लेशियल मोरेन नहीं है, मैं आपको बताऊं। उसमें जो नदी के नीचे रास्ते में जो पड़ा हुआ पुराना एवलांस के द्वारा लाया गया जो मटेरियल था ऑन द वे डाउन स्लोप में, डाउन हिल में, वही सबसे ज़्यादा नीचे आया है। मेन सोर्स से बहुत कम आया है, ये देखने को मिला। फिर दूसरी बात कि इस नदी में, इस नाले में जो कि खीर गंगा है, इसमें आज नहीं लगभग 2012, 2013, 2010 हर समय का इसका रिकॉर्ड है। और लगातार यहाँ पे एवलांसेज आते रहे हैं, इस तरह के मलबा आता रहा है। वो मलबा कहीं पर बीच में, क्योंकि घाटी बहुत सक्रिय है, उसमें एक्युमुलेट भी होता रहा। और फाइनली वो जब परसों की जो बारिश आई, परसों बोले तो 5 तारीख की जो बारिश आई, उस बारिश से वो सारा मलबा एक साथ नीचे आके ग्रेविटी से नीचे, क्योंकि स्लोप बहुत ज़्यादा है, वाटरफॉल जैसी कंडीशन है वहाँ पे, कैस्केड जैसे स्लोप है, तो उस स्लोप के कारण हाई स्पीड में। और मैंने कंफर्मेशन भी किया, जो हमारे SDRF के जो वो राजेंद्र जी हैं, उनसे पूछा, उन्होंने कहा सर ग्रेडियंट इतना ज़्यादा है कि हम गॉर्ज में जा ही नहीं सकते थे, इवन वी कैन नॉट टेक द फोटोग्राफ। इतना डीप गॉर्जियस नेचर वैली का बन गया है और स्लोप बहुत ज़्यादा है। तो ये तो पक्का था कि अगर 30 सेकंड 40 सेकंड में वो पूरा एक झटके में माल नीचे आया है, तो उसका एक कारण है कि उसका जो ढाल है वो बहुत तीव्र था। अच्छा प्रोफेसर साहब, जो बड़ी नदियां हैं अलकनंदा, भागीरथी, ये अपने ओरिजिन में थोड़ा सा स्लोप में आती हैं, बाकी पूरी घाटियों में बहती हैं। जो इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो स्टीप डाउन आती हैं, तो खीर घाट जैसी ऐसी कितनी नदियां हैं जो पहले भी तबाही मचाती थी और भविष्य में भी करेंगी तबाही? हमने ऐसा कोई नाप तो नहीं किया है, कैलकुलेशन तो नहीं किया है, लेकिन हाँ, जब मैं नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में काम कर रहा था, लगभग 550 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर पूरा मैंने उत्तराखंड का ये जो है मैप किया है, तो उसमें हज़ारों ऐसी ट्रिब्यूटरीज हैं, हज़ारों, माइक्रो से लेकर मेगा से लेकर मिनी से लेके सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो कि मेन जो हमारी वैली है अलकनंदा की जो सहायक नदियां हैं, जैसे मंदाकिनी है, पिंडर है, नंदाकिनी है, धौली है, और क्या कहते हैं उसके लिए जितने भी ये गार्ड है, जितनी भी नदियां इनको सहायक नदियां मिलती हैं, ये इनके साथ जो है छोटी छोटी माइक्रो ट्रिब्यूटरीज हैं, वो सारी इस गंगा में मिलती है, इस अलकनंदा में मिलती हैं। और उनका जो ग्रेडियंट है, अनफॉर्चुनेटली सबका ग्रेडियंट बहुत स्टीप है, जेंटल कोई भी नहीं है। क्योंकि अलकनंदा और भागीरथी, अगर हम हायर हिमालय की बात करते हैं, ऊंचाई वाले भागों की बात करते हैं, कि नदी जो है अपनी प्राइमरी स्टेज में होती है, और प्राइमरी स्टेज में उसके दो ही फंक्शन होते हैं। एक, वो कैस्केड बनाती है, स्पीड फॉल होता है, रैपिड फॉल होता है, और दूसरा डीपनिंग होती है, वैली डीपनिंग होती है, गॉर्जियस नेचर बनाती है। वो ग्रेविटी उसका मेन कारण होता है, क्योंकि हाइट में होती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, तो हाइड्रोलिक एक्शन के द्वारा नदियाँ गहरी 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 होती जाती हैं और स्टीपर होती जाती हैं, और तब आती है वो नीचे जेंटलर स्लोप में, जब वो मेन वैली में इंटर करती है। हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इतनी बड़ी आपदाओं को अलर्ट में पहले सूचना दे दें।
हम उन नदी नालों और नदियों देखिए पूरी जगह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ कुछ जो मेजर हॉट स्पॉट साइट्स हैं, हमने जब रेनी वाली घटना हुई थी तो उस समय भी भारत सरकार के साथ मेरा कन्वर्सेशन हुआ था, होम सेक्रेटरी भारत सरकार और उसके अलावा देश के जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं सबके साथ चर्चा हुई थी और ये बात निकल के आई थी कि जितने भी ये मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं इन घाटियों में बन रहे हैं, एटलीस्ट इनकी ड्यूटी बनती है कि ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाएं ताकि कोई भी ऐसी घटनाएं होने से पहले लोगों को सचेत किया जा सके। अनफॉर्चुनेटली उसमें अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, चार धाम जो हमारी रोडें हैं और उन पर जो हमारी यात्रा चलती है उसमें संभावित खतरे आप क्या देखते हैं भविष्य में? दरअसल ये मुझे समझता हूँ कि ये शायद हमारा दुर्भाग्य है। हालांकि उस ज़माने में इसको सौभाग्य समझते थे कि भाई बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए जो ईजीएस्ट वे होता था वो घाटी के अलोंग ही चलता था। मार्ग जो है हमारा बिल्कुल नदी के किनारे किनारे किनारे, क्योंकि बहुत हाइट पे यात्री लोग नहीं जा सकते थे तो उन्होंने उसको फॉलो किया और उस फॉलो करने के साथ जहाँ पर भी उनके रेस्ट कैंप होते थे जिनको हम लोग चट्टीज कहते थे, इन चट्टियों में जो उनके आश्रम थे, धर्मशालाएँ, लेटर ऑन धर्मशालाएँ बनी, काली कमली धर्मशाला, कल्याणेश्वर धर्मशाला, ऐसे कई सारी धर्मशालाएँ बनाए। जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने भी अपनी धर्मशालाएँ बनाई, बिरला ने बनाई। तो इन लोगों ने लेटर ऑन इन यात्रियों के लिए शेल्टर्स बनाए। अनफॉर्चुनेटली ये शेल्टर जो है बाद में मेन मार्ग से, मेन सड़क से जोड़ दिए गए और वही उसमें कोई प्लानिंग नहीं हुई, कोई सोचा नहीं गया कि आफ्टर ऑल हम नदी के जो घाटी के जो बेस में या पहाड़ की ढाल के सबसे तलवे में क्यों रोड काट रहे हैं। अगर हम आप कॉमन सी बात है कि हम किसी पहाड़ी के ढाल का तलवा काट देंगे तो स्वाभाविक जो पहाड़ है वो धीरे धीरे करके स्लोप नीचे खसकेगा। अगर यही प्लानिंग उन्होंने ऊपर किया होता, रोड को हाइट में ले जा करके अपना मार्ग बनाए होते तो आज इतनी बड़ी घटनाएं हमको बेस में नज़र नहीं आती और जो बसागत है घाटियों में वो भी आज कम हो गई होती। तो ये अनफॉर्चुनेट पार्ट रहा है हमारा। और फिर दूसरे देखिए कि जितनी भी हमारी ये NH बन रही है, नेशनल हाईवे बन रही है, रेलवे लाइन भी बन रही है, सब उसी घाटी के अलोंग बन रही है। ये थोड़ा सा सोचने लायक है, इसमें प्लानर्स को रीथिंक करने की ज़रूरत थी मेरे हिसाब से। सर, एक जियोलॉजिस्ट क्या सोचता है जो आपदाएं आ रही हैं उच्च हिमालय में, वो बारिश की वजह से तो आ ही रही हैं, क्या वो बहुत संवेदनशील भी है भूकंप की दृष्टि से? वो पूरे MCT के अलोंग चलता है तो भविष्य में तो कुछ बड़े हादसे, कुछ बड़ी घटनाएं भी सामने आ सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए प्रकृति की एक प्रक्रिया है, इसको हम बोलते हैं, ये भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं। जब से हमारा हिमालय की उत्पत्ति हुई है, पहाड़ बने हैं, पहाड़ टूटे हैं, नदियाँ बनी हैं, नदियाँ ब्लॉक हुई हैं, बड़े बड़े डिजास्टर्स आए हैं, बड़े बड़े जिनको हम डिजास्टर्स कहते हैं, एक्चुअली जिसको हम आपदा कहते हैं, वो आपदा इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें मानव आ गया। अदरवाइज ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं और ये सतत चली आ रही हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता। और इसकी जो इंटेंसिटी है, इसकी जो मैग्नीट्यूड है, उसको भी आकलन नहीं किया जा सकता। वो कभी कम भी हो सकती है, कभी बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। इट डिपेंड अपॉन। अब आप देखिए, जैसे हमने तो आज तक बचपन में इतने साल हो गए, हमने सुना था कि भाई भूकंप की अगर 8 पॉइंट से ऊपर अर्थक्वेक आएगा तो हमारा टेरी डैम रजिस्टर करेगा 8 तक, 8 के बाद हमारा टेरी डैम नहीं करेगा। और हमने खाली सुना था किताबों में कि 8.5 या उससे ज़्यादा आएगा, 9 आएगा तो पहाड़ गिरने लग जाएंगे, चट्टानें टूट टूट के गिरने लग जाएंगे। लेकिन इस साल हमने अपने आंखों से देखा कि रूस में इतनी बड़ी आपदा आई, इतना बड़ा अर्थक्वेक आया और बड़े बड़े पहाड़ टूट करके नीचे गिरे। तो ये प्रमाणित है वैज्ञानिकों के द्वारा कि अगर अर्थक्वेक का इंटेंसिटी इस तरह से बढ़ता गया, 8.8 आया, 8.9 आएगा, 9 आएगा तो प्रलय हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि भविष्य में कुछ भी बड़ी बात हो सकती है, इसके कोई डिनाई नहीं कर सकता।